अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज की वीडियो में हम लोग एडीपी और BS4 ईयर्स का जो सा CC110 कोर्स कोड है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का पेपर देखेंगे स्प्रिंग 2025 का। तो इतना ज़्यादा टफ़ पेपर नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी हुई हैं। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है एक हमें बिट स्ट्रिंग दी है, उसने बाइनरी डिजिट्स हमें बाइनरी नंबर दिया है एक ना, ठीक है। उसको उसने कहा है कि कन्वर्ट करो इस बाइनरी नंबर को जिसकी बेस 2 है। बेस 2 हो तो उसका मतलब होता है बाइनरी है, ठीक है। इसको हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, वैसे क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक 1 पार्ट है एक 2 पार्ट है। तो मेरे मुताबिक अगर शॉर्ट तरीके से भी कर लें वो मार्क्स देने तो उसको चाहिए। ये एक टेक्निक है कह लें शॉर्ट सी, जिससे हम इजीली अपना ऑक्टल नंबर के अंदर ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल डायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीके का जो सा लेंथी मेथड है वो क्या होता है, पहले डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करो फिर ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करो। मैं दोनों मेथड गो थ्रू करवा देता हूँ आपको। जो सा डायरेक्ट कन्वर्जन है ना, यानी कि डायरेक्टली बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, उसके लिए सिंपल हमने क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। अब पॉइंट के बाद 3 का पेयर तो बन नहीं सकता, इधर एक ज़ीरो मिसिंग है या फिर कोई सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। इधर आप अज्यूम कर लें कि यहाँ पर एक ज़ीरो है, ठीक है। यानी कि ये जो सा 0 1 है, इसके बाद आप अज्यूम कर लें एक ज़ीरो है। फिर आपने डॉट से इधर से स्टार्ट करना है, यानी कि लेफ़्ट साइड से तीन तीन डिजिट्स नहीं बनाने आपने, राइट साइड से आपने स्टार्ट करने हैं 3 के पेयर्स बनाना, ठीक है। बेसिकली जो सा हमारा ऑक्टल होता है ना, ऑक्टल नंबर वो होते हैं 7 तक डिजिट्स जा सकते हैं हमारे। टोटल 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 7 तक, इसके अंदर ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी डिजिट्स कितनी बिट्स चाहिए, 3 बिट्स चाहिए। 3 बिट्स अगर हमारे पास 2⁻³ हो तो फिर 8 आ जाता है, यानी कि 8 नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 से लेकर 7 तक। तो फिर इस वजह से हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं। इन 3 का पेयर बनाया तो ये क्या बना, 101। 101 को अगर डेसिमल के अंदर लिखें तो वो क्या होता है 5। इधर से फिर 3 का हम लोगों ने पेयर बनाया तो फिर वो बना 110। 110 को अगर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें तो वो बनता है 6। उसके बाद जो यहाँ पर अब हमारे पास 2 डिजिट्स रह गए हैं। जिस तरह इस केस में दो डिजिट्स थे तो हम लोगों ने राइट साइड पे अपेंड किया था एक ज़ीरो, इधर हम लोग ज़ीरो लगाएंगे लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब ये डॉट से दूसरी साइड पर देख रहे हैं। तो ये 3 का पेयर बना। अगर हम लोग 010 को कन्वर्ट करें डेसिमल के अंदर तो वो क्या होता है 2 होता है। ये आपको अगर आप नंबर सिस्टम से पहले से वाकिफ़ हैं तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान है इन चीज़ों को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना। या फिर आप एक और तरीका भी लगा सकते हैं, जो फर्स्ट होता है ये होता है 1, फिर उसके बाद 2 4 एंड सो ऑन 8 16। तो हर पेयर के अंदर इसी तरीके से 1 2 4 1 2 4। अब जो जो एक्टिव हैं सिर्फ उनको देखें। इसके अंदर सिर्फ 2 एक्टिव है, इसके अंदर 4 एंड 2, 4 + 2 क्या हुआ 6। इसके अंदर 4 एंड 1 वाली बिट ऑन है तो फिर 4 + 1 5 हुआ। यहाँ पर हमारे पास 1 2 4 लिखेंगे तो 2 वाली बिट ऑन है तो फिर 2। अब ये जो सा है ये आपका ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इसकी बेस क्या है 8, ठीक है। ये कन्वर्जन हो गई है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर है। इसी चीज़ को अगर हम लोग दूसरे तरीके से, यानी कि लॉन्ग जोन सा मेथड है या जिसके अंदर हम लोग पहले डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं फिर ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस मेथड से करें वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार ये होता है, हमने हर बिट को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 2 की पावर्स किस तरीके से हम लोग असाइन करेंगे, अपना पॉइंट से पहले पहले आप देखें, पॉइंट से पहले ये आया डिजिट, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, अप अनटिल जो भी इधर पावर आई। यहाँ पर हमारी 2 की पावर 7 तक आएगी, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके ना 2 रेज़ टू दैट पर्टिकुलर पावर सारों को ऐड अप कर देना है। अब दूसरी साइड पर अगर डेसिमल की दूसरी साइड पर जाएं, यहाँ पर 2 की पावर 0 आई थी तो फिर हम लोग दूसरी साइड पर जाएंगे 2 की पावर -1,
फिर 2 की पावर -2, ठीक है। यही तरीक़ेकार हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए लगाना होता है। तो फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 7 से, उसी तरीके से, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर लें आप ताकि आपके लिए आसानी हो। ये डॉट से पीछे वाले डिजिट्स हैं। 2 रेज़ टू पावर 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 रेज़ टू पावर 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 2 रेज़ टू पावर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सिमिलरली जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो उनसे डिजिट्स हैं उनको 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -1, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई एंड एड अप करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे 128, 32, 16, 4, 1 एंड 0.25 इसका है हमारा, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज़ को जब एड अप करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर बनेगा 181.25। इसकी बेस क्या है 10, यानी कि ये डेसिमल डिजिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब डेसिमल से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ऑक्टल के अंदर। डेसिमल से ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन का क्या तरीक़ाकार होता है, जिस भी बेस में हमने कन्वर्ट करना है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 181 है, डेसिमल से पहले वाले पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सिर्फ आप रखें इधर, और हमने कन्वर्ट करना है बेस 8 के अंदर, यानी कि ऑक्टल जो सा होता है उसकी बेस होती है 8। तो बेस 8 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से हम रिपीटेड डिवीजन करेंगे। रिपीटेड डिवीजन की मैंने 8 को 22 टाइम्स किया तो फिर 176 आता है। 181 से 176 निकालें तो क्या रहता है, रिमाइंडर हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद 22 है, 8 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो बनता है 16 बना, और हमारे पास बाकी की क्या वैल्यू रह गई 6, रिमाइंडर जो है 22 से अगर 16 निकालें तो फिर 6 रहता है हमारे पास, ठीक है। और बाकी जो सा यहाँ से हम लोग फर्दर डिवीजन तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 2 जो है 8 से छोटा आ गया। इधर से हम लोग इनको इस तरीके से राइट कर लेंगे 265 बन गया। और फिर हम लोगों ने जो सा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ना, उसको जिस तरह हमने पॉइंट की पहले वाली वैल्यू को रिपीटेडली डिवाइड किया 8 से, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम लोग रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, या जिस भी बेस के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग हेक्साडेसिमल के अंदर कर रहे हैं तो 16 के अंदर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कर रहे होते तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर हम लोगों ने 0.25 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो आंसर आया हमारे पास 2 मुकम्मल आ गया ना। अगर तो पॉइंट के बाद कोई चीज़ आती तो फिर हम लोग फर्दर उसको मल्टीप्लाई भी करते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्ट एक आंसर आ गया 2 आ गया, तो फिर हम लोग 2 को इधर पॉइंट के बाद लिखेंगे और सेम हमारा आंसर जो सा पहले वाले मेथड से आया था 265.2, वही आंसर हमारे पास इस मेथड से भी आ गया। तो फिर जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे वो मेथड लगा लेना। ये एक्चुअली थोड़ी सी शॉर्ट टेक्निक टाइप है, ये प्रॉपर आपका एक डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना फिर ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना प्रॉपर तरीक़ेकार है। इसके बाद जो सा नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन का जो सा सेकंड पार्ट है, उसके अंदर उसने कहा है a माइनस बी करना है अपने 2's कॉम्प्लीमेंट लगाकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने कहा कि a माइनस बी परफॉर्म करना है हम लोगों ने। उसने एक a की बाइनरी बिट स्ट्रीम दे दी है, बाइनरी नंबर दे दिया है, और एक b के अंदर बाइनरी नंबर दे दिया है, और उसने कहा है कि हम लोगों ने a माइनस बी परफॉर्म करना है 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड बिल्कुल सिंपल सा होता है। अब जिसके साथ हमारा माइनस है ना, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, राइट, वी कैन डू इट। तो अब हम लोगों ने माइनस बी कैलकुलेट करना है। माइनस बी किस तरह निकलेगा 2's कॉम्प्लीमेंट से। 2's कॉम्प्लीमेंट में करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो भी हमारी बिट्स है ना उनको पहले तो शिफ्ट कर देंगे ऑपोजिट के अंदर, यानी कि 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। सिमिलरली हर जगह पे इसी तरीके से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग +1 करते हैं पहले नंबर पर। ये जो सा हमारा रिज़ल्ट आया ना, ये 1's कॉम्प्लीमेंट बन गया हमारा, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने सारी जो बाइनरी बिट स्ट्रीम थी उसको शिफ्ट कर दिया। उसके बाद +1 किया तो ये हमारा बन गया 2's कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम लोगों ने जब 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया ना, तो फिर a के साथ हम लोग जो 2's कॉम्प्लीमेंट है उसको ऐड कर देंगे। इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो वही काम इधर हम लोगों ने किया है। ये a की वैल्यू थी हमारे पास और ये नेगेटिव b की, यानी कि जो सा हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है वो वाली वैल्यू थी। इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया 1 + 1 होता है 2, 0 यहाँ आ गया 1 कैरी, 1 + 0 + 0 होता है 1। उसके बाद 1 + 1
2 0 यहाँ पर आ गया 1 कैरी, 1 प्लस 0 प्लस 0 ये नहीं है बीच में, तो क्या बना 1, उसके बाद 1 प्लस 1 2, यानी कि 1 0 0 इधर आ गया और 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 0 इधर और यहाँ पर 1 कैरी, जो साथ ही हम लोग लिख देंगे कैरी क्योंकि आगे नेक्स्ट तो कोई डिजिट है नहीं। जो हमारे पास आते हैं ना एक्स्ट्रा एडिशनल बिट, उसको हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते मतलब डिस्कार्ड कर देते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग हमारा होता है क्या नाम है बिट स्ट्रीम, वो हमारा आंसर होता है 1 0 1 0, यानी कि 10 हमारा आंसर आया है। ठीक है, इसको अगर हम लोग डेसिमल के अंदर लिखें तो ये 10 बनता है इस तरह, 1 2 4 8 और 2 वाली बिट एक्टिव है तो फिर ये बन गया 10। अब अगर इसको आप चेक भी करना चाहें ना, इधर से कैलकुलेट भी करना चाहें कि अगर हम लोग इन दोनों को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लें और फिर अपनी सिंपल सब्ट्रैक्शन करें तो फिर भी आपका आंसर 10 ही आने वाला है। वो किस तरह, 1 2 4 8 10 16। वैसे ये जो सा स्टेप ये लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपने करना नहीं है उधर, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर सिंपल क्या है, 32 वाली एक्टिव है, 16 वाली एक्टिव है, उसके बाद 4 वाली एक्टिव है एंड 1 वाली एक्टिव है। तो फिर इस सारे को हम लोग एडअप कर लेंगे। ये क्या बन गया, 32 प्लस 16 हमारे पास आता है 8 48 58 कितना बना ये टोटल आपका 53 बन जाएगा। और दूसरा इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 1 2 4 वाली एक्टिव नहीं है, 8 और 32 वाली एक्टिव है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, इट बिकम्स 43। ठीक है, 43, यानी कि हम लोग अगर चेक करें 53 माइनस 43 क्या आता है, 10 आंसर आता है। तो वही हमारा आंसर आया बिट स्ट्रीम के अंदर। तो हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल एक्यूरेट है। वैसे ये जो सा प्रोसेस है ना, ये आपको उधर पेपर के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। आपने सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड उधर अप्लाई करके दिखाना है उन्हें, जो सा ये वाला मेथड है, यानी पहले बी का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया और उसको ए के साथ ऐड कर दिया और आपका आंसर आ गया। ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड होता है। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है कि आपको एक उन्होंने इक्वेशन दी है, कह लें लिटरल्स दिए हैं, वेरिएबल्स दिए हैं, और कहा है कि इसको मिनिमम नंबर ऑफ़ लिटरल्स के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ़ लिटरल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, वो भी आइडेंटिटीज़ या थ्योरम्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ाकार होता है। अब यहाँ पर देखें, हम लोगों ने पहले तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास y प्लस जेड नॉट का होल नॉट, इसके ऊपर हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या स्टेट करता है, a प्लस बी का नॉट है अगर, तो फिर हम लोग लिख देते हैं a का नॉट, जो एक्सप्रेशन है उसको चेंज कर दिया डॉट के अंदर, यहाँ पर प्लस थी तो डॉट हो गया b का नॉट। ठीक है, अब हमारे पास a क्या है इस केस के अंदर, y, तो y का नॉट बीच में डॉट, और दूसरी एक्सप्रेशन क्या है z नॉट, तो z नॉट का नॉट आ जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने उसको x से मल्टीप्लाई करना है, y नॉट z और x से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर देखें तो क्या ये दोनों सेम नहीं है, हाँ सेम है, तो फिर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x y नॉट z, 1 और 1 1 हो या फिर 1 हो, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 1। x डॉट 1 का मतलब होता है कि जो भी x की वैल्यू होगी ना, x एंड 1 है, x अगर तो 0 हुआ, 0 एंड 1 0 होता है, अगर x 1 हुआ तो 1 एंड 1 1 होता है, तो फिर x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा इसका रिजल्ट। देयरफॉर यहाँ पर हमारे x y नॉट एंड z की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये तो सारा 1 हो गया ना, तो फिर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इन दोनों के अंदर हम लोग कुछ कॉमन देख लेते हैं। क्या कॉमन, x y नॉट, तो फिर एक्स वाई नॉट को हमने कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन था। यहाँ पर बाकी क्या रह गया, z और z नॉट। z और z नॉट का मतलब है, या तो देखें सिंपल सी बात है, अगर z की वैल्यू 1 हुई तो z नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0, तो फिर 1 और 0 क्या होता है, 1। अगर z की वैल्यू हमारे पास 0 हुई तो z नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1, 0 और 1 क्या होता है, 1,
तो फिर इसका आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है। ये हमारी एक थ्योरम होता है जिसका मतलब होता है कि z और z0 है तो इसका आंसर हमेशा 1 होने वाला है। उन्होंने यही कहा है, हमें जो थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो z और z0 क्या है, 1 है। तो फिर यहाँ पर आ गया x y0.1, जिस तरह ऑलरेडी मैंने बताया था x.1 क्या होता है x, यानी कि xy0.1 क्या हुआ, xy0। ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम लोग इसको कर नहीं सकते। तो फिर यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इससे नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि प्रूव करना है आपने कि ये जो सी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x और y एंड x0 और z एंड y और z, और यहाँ पर दूसरी साइड पर क्या है, सिर्फ ये वाली दो एक्सप्रेशंस उसने दी हुई हैं, x और y डॉट x0 और z। अब और का मतलब होता है कोई एक भी अगर ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा, एंड का मतलब होता है दोनों को ट्रू होना चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग एक्स वाई जी की वैल्यूज़ लिख लेंगे। एक्स वाई जी की यहाँ पर आप एक्स वाई जी की वैल्यूज़ पहले लिख लेना, मैंने बाद में लिखी हुई हैं। तो 0 0 0 1 0 4 0 आएंगे, उसके बाद 4 1 आएंगे एक्स की वैल्यू के लिए। वाई के लिए 2 0 2 1 2 0 2 1, उसके बाद जेड के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1। इस सीक्वेंस से हम लोगों ने चलना है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। 3 बिट नंबर्स है ना, तो फिर ये 0 से 7 तक जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से भी आप जहन में बिठा सकते हैं। अब जो उनसे x0 y0 और z0 है वो किस तरीके से निकलेंगे, हम लोग जो x की वैल्यूज़ हैं उनका नॉट ले लेंगे, यानी कि 0 है तो 1 लिख दिया, 1 है तो 0 लिख दिया। सिमिलरली y0 एंड z0, इस क्वेश्चन के अंदर वैसे आपको y0 और z0 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि आप y0 एंड z0 की वैल्यूज़ भी लिखें। तो आप जस्ट x0 की वैल्यूज़ लिख लेना, x y z की लिख लेना और x0 की लिख लेना। y0 और z0 की आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको लिखने की इसको ना लिखिएगा आप। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले इवेल्यूएट करना है x और y, यानी कि पहली एक्सप्रेशन x और y किस तरीके से निकलेगी। हम लोग इन दो कॉलम्स को देखेंगे, इनके अंदर अगर और का रिलेशन जहाँ भी बना, यानी कि कोई एक भी हमारा या x की वैल्यू या y की वैल्यू 1 हुई तो फिर हम लोग इधर 1 लिखने वाले हैं, अदरवाइज हम लोग इधर 0 लिखेंगे। 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको फिल कर लिया। उसके बाद x0 और z, यानी कि हम इस वाले कॉलम को देखने वाले हैं, x0 वाले को और z वाले को। इन दोनों में से जिधर भी हमारे पास कोई एक भी वैल्यू 1 हुई तो फिर हम लोग इधर 1 लिखने वाले हैं। 1 और 0 1, 1 और 1 1। इसी तरीके से सारा हम लोगों ने टेबल ये वाला भी फिल कर लेना कॉलम। उसके बाद y और z का मतलब है हम इन दोनों कॉलम्स को देखने वाले हैं, जहाँ पर भी हमारे पास दोनों में से कोई एक भी 1 हुआ तो हम लोगों ने इधर 1 लिख लेना है, वरना अदरवाइज हमने 0 लिखना है। 0 और 0 0, 0 और 1 1। अब इधर हम लोग देखते जाएंगे, जहाँ पर भी हमारे कोई एक भी 1 होने वाला है तो हमने 1 फिल कर देना है। इस तरीके से हमारे ये 3 कॉलम्स बन गए। ठीक है, अब जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या है, x और y डॉट का मतलब होता है एंड, x0 और z, यानी कि ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम का अगर एंड ले लें तो फिर हमारी राइट हैंड साइड बन जाती है। यानी कि इन दोनों को जस्ट इन द केस अगर दोनों हमारे 1 होंगे ना तो फिर हमारा रिज़ल्ट 1 आने वाला है, अदरवाइज़ हम लोग 0 लिखेंगे। 0 और 0 एंड 1, तो ये तो हमारा रिज़ल्ट इसका क्या आता है, 0 आता है। यानी कि दोनों के अंदर एंड का रिलेशन होता है। एंड का मतलब होता है कि दोनों को होना ज़रूरी है, दोनों का 1 होना ज़रूरी है रिज़ल्ट का 1 होने के लिए। सिमिलरली इधर 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1, दोनों 1 हैं क्योंकि। इसी तरीके से हम लोग बाकी भी चेक कर लेंगे, जहाँ पर भी 1 एंड 1 दोनों के अंदर 1 होगा वहाँ पर हमारा रिज़ल्ट के अंदर भी 1 आने वाला है, अदरवाइज़ हमारा 0 आएगा। ठीक है, अब ये हम लोगों ने इवेल्यूएट कर ली है, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड का जो सा ट्रूथ टेबल का कॉलम बनना था वो हमारा बन गया है। सिमिलरली हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को भी इवेल्यूएट करेंगे। आप बेशक लेफ़्ट हैंड साइड को पहले कर लें, राइट हैंड साइड को बाद में कर लें, जिस तरह आपको आसान लगे। मैंने इधर क्योंकि हमारे पास x और y
और एक्स नॉट और जेड हमारा इसके अंदर भी यूज़ हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी। तो फिर मैंने पहले इसको इवेल्यूएट कर लिया और इसका जो सा ये रिज़ल्ट आया है इसका मैंने वाई और जेड के साथ एंड ले लिया। एंड लिया तो फिर मेरा आंसर इसी के इक्वल आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के। तो फिर इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1, 1 एंड 1 1, 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1। तो फिर जो सी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन थी उसका भी हमारे पास कॉलम बन गया। अब इधर अगर हम लोग इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो फिर क्या उनकी वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही हैं? हाँ आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो फिर हम लोग कह देंगे हैंस प्रूव्ड LHS इज़ इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। इससे नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इससे नेक्स्ट उन्होंने हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है और कहा है कि आपने करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है ऐसी एक्सप्रेशन के अंदर। अब इसके अंदर नॉट वाले यानी कि इन्वर्टर्स भी यूज़ हुए हैं, एंड गेट्स भी यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद और गेट्स भी यूज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा है ऐसी एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करो कि सिर्फ एक्सक्लूसिव और गेट्स इसके अंदर यूज़ हों या फिर एंड गेट यूज़ हों, इसके अलावा कोई भी नहीं। यानी कि और गेट्स भी नहीं यूज़ होने चाहिए, इन्वर्टर्स भी नहीं यूज़ होने चाहिए, जस्ट एक्सक्लूसिव और गेट्स एंड गेट्स। सिर्फ ये दो चीज़ें हम लोगों ने करनी है। अब हम लोग इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको बुलियन लॉज थ्योरम्स वगैरह का आइडिया है तो आप इसको 2 मिनट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर हम लोग देखते हैं 4 हमारे पास ये एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, या 4 वैल्यूज़ कह लें आप, 4 वेरिएबल्स कह लें। अब इनके अंदर हम लोग कॉमन चीज़ें देखेंगे। या तो हम लोग इधर सी डी नॉट को कॉमन ले लें। मैंने सी डी नॉट को कॉमन नहीं लिया, मैंने ए बी नॉट को कॉमन लिया। ए बी नॉट किस में, इसमें भी अकर हो रहा है, इसके अंदर भी अकर हो रहा है। तो फिर ए बी नॉट को कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया, सी डी नॉट और सी नॉट डी। उसके बाद इन दोनों के अंदर से मैंने क्या किया, ए नॉट बी को कॉमन ले लिया। ए नॉट बी कॉमन लिया तो पीछे क्या रहा, सी डी नॉट और सी नॉट डी। अब अंदर जो सी चीज़ है वो सेम आ गई है। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ से वाकिफ़ हैं, जब हम लोग हमारे पास अंदर एक चीज़ कॉमन, दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन आई है, हम लोग उसको अलग करके इस तरीके से लिख लेते हैं और बाकी जो सी वैल्यूज़ होती हैं उनको इस तरीके से लिख लेते हैं। कह लें 1 प्लस एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, राइट। तो वही चीज़ इधर भी की है, ए बी नॉट और ए नॉट बी, सी डी नॉट और सी नॉट डी और सी डी नॉट लिख लिया, ठीक है। अब ये जो सी एक्सप्रेशन होती है ना हमारी, ये एक्सक्लूसिव और की होती है। ये आप अपने जहन के अंदर बिठा लें तो बेटर है। आपको उधर पता होगा कि ए नॉट बी और ए बी नॉट या फिर सी नॉट डी और सी डी नॉट जो है वो सी एक्सक्लूसिव और डी के इक्वल है, और ए बी नॉट और ए नॉट बी ए एक्सक्लूसिव और बी के इक्वल है, ठीक है। आप ट्रूथ टेबल से भी ये चीज़ इवेल्यूएट कर सकते हैं। कह लें ए बी आपके पास है और फंक्शन आपका जो सा भी है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एक्सक्लूसिव आर का क्या फंक्शन होता है, जहाँ पर कोई सा एक हमारा 1 हो और दूसरा 0। ये वाले केस के अंदर तो 0 होगी, यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर हमारे पास 0। तो फिर हम लोग अगर इन दोनों को इवेल्यूएट करें तो क्या बनते हैं, ए नॉट, यहाँ पर ए 0 है और बी और ए बी नॉट। तो ये हमारी एक्सक्लूसिव और की कंडीशन होती है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए एक्सक्लूसिव और बी, सी एक्सक्लूसिव और डी, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और यूज़ हो रहे हैं या फिर एंड गेट यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास कोई और गेट यूज़ नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्सक्लूसिव और एंड गेट्स ओनली। तो इसने हमें एक बना के ड्रा करके दिखाने का कहा नहीं है, तो फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है इधर आप ड्रा करके दिखाएं। अगर वो कह देते हैं कि इस चीज़ को आप जो आपने एक्सप्रेशन निकाली है इसको ड्रा भी करके दिखाएं, तो सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल ईजी सा है। एक्सक्लूसिव और का गेट लगाएं इधर एक, दूसरा सी और डी के दरमियान आपका एक गेट लगेगा।
एक्सक्लूसिव आर का गेट ये होता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, एंड। अब आप देख सकते हैं एक एक्सक्लूसिव आर, दूसरा भी एक्सक्लूसिव आर, तीसरा हमारा एंड गेट, इसके अलावा कोई गेट नहीं लगा है। और आपकी जो सी एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है उसको आपने ड्रा कर लिया, उसके लिए आपने एक सर्किट ड्रा कर लिया, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन है उसके अंदर उसने हमें एक फंक्शन दिया है, और दिया उसने POS, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर दिया उसने, ठीक है। और साथ उसने डोंट केयर कंडीशंस भी दी हैं कुछ। अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 15 को आप 3 बिट्स में तो इवेल्यूएट कर नहीं सकते। यहाँ से आप बेशक अंदाज़ा लगा लें, अगर यहाँ से नहीं भी अंदाज़ा लगाना, इधर आपको उसने ऑलरेडी लिख कर दिया ABCD, यानी कि 4 बिट्स होने वाली हैं आपकी। तो इसके लिए आप बनाएंगे 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप बनाया आपने, A0 B0 A0 B AB AB नॉट। और यहाँ पर हम लोग अच्छा, यहाँ पर बस ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि 4 वेरिएबल के मैप किस तरीके से बनेगा। 4 वेरिएबल के मैप आपने बना लिया, उसके बाद आप जहाँ पर उसने दी जो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर दी हुई हैं, तो जो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं उस जगह पर आपने ज़ीरोज़ पुट करने हैं। अब इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, ये 0 0 है, यहाँ पर भी 0 0 है। 0 0 0 0 क्या होता है, 0 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 0 0 0 1 1 0 0, यहाँ पर ये 1 1 है, ठीक है। तो ये बना 3। तो ये हमारी इस तरीके से हम लोग प्लेसमेंट के मैप्स की करते हैं, के मैप के अंदर करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। तो हम लोगों ने के मैप बनाया 0 1 2 3, ये साथ में ना छोटे छोटे करके लिख भी दिए हैं कि इधर क्या वैल्यू आनी चाहिए, 4 5 6 7। यहाँ पर आपका अभी 8 नहीं आएगा, 8 आपका लास्ट लाइन के अंदर आएगा, 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 15। इस तरीके से आपका के मैप बन गया। के मैप के अंदर आपने सिंपल सी बात है वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कौन सी, जो वैल्यूज़ आपको प्रोवाइडेड हैं उनकी जगह पर आपने ज़ीरोज़ पुट कर दिए। और जो डोंट केयर नोटेशन के अंदर यानी कि 6 13 और 15 है, उसको आपने 6 13 और 15 की जगह क्रॉस पुट कर देना है। जो क्रॉस होता है ना, अब अगर आपको यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म दी होती ना, तो फिर आप क्रॉस को उसके साथ भी पेयर कर सकते थे, उसके साथ भी ग्रुपिंग कर सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर भी आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो डोंट केयर कंडीशंस का ये फ़ायदा होता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, उसने क्योंकि हमें कहा है कि मिनिमलाइज करना है, हम लोगों ने मिनिमम जो सा POS फॉर्म है ना, सिंप्लीफाइड POS फॉर्म, उसके अंदर हम लोगों ने लिखना है। तो फिर हम लोगों ने सिंपल सी बात है ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग हम लोग करते हैं लार्जेस्ट से लार्जेस्ट, यानी कि अगर हमारी 4 की ग्रुपिंग हो रही है ना, तो हम 2 की नहीं करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने करनी भी ग्रुपिंग होती है 2 की पावर में, या तो 1 होगी, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 क्या होता है अपना 2, 2 की पावर 2 4, इस तरह सो ऑन सो फोर्थ। तो फिर मैंने इधर 4 ग्रुप्स बनाए हैं, 4 नहीं सॉरी 3 ग्रुप्स बनाए हैं। एक ये वाला बड़ा ग्रुप बना हमारा 4 का, एक ये वाला बड़ा ग्रुप बना हमारा, यहाँ से इस तरह रैप अराउंड कर सकते हैं हम लोग ग्रुपिंग करते हुए। उसके बाद एक ये वाला ग्रुप बना हमारा, इस वाले ग्रुप के अंदर हमारे पास डोंट केयर कंडीशन को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये क्या नाम है ऑप्शन है। तो इनकी सिंपल सिंपल बात है, हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर लिख लेना है। या तो आप जिस टाइम बना रहे हैं के मैप तभी आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर लिख लें इस तरीके से साथ साथ, या फिर आपने अगर SOP फॉर्म के अंदर जिस तरह मैंने बनाया हुआ है A0 B0, SOP फॉर्म के अंदर जो A0 है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, और POS फॉर्म के अंदर A जोन्स है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, बस ये फ़र्क आता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस पूरे के अंदर क्या चीज़ आ रही है, A नॉट B0, यानी कि A और B ये चेंज नहीं हो रहे। बाकी हमारे पास चीज़ें C भी चेंज हो जाता है, C0 D0 है, इधर इधर D की वैल्यू चेंज होगी, D0 है यहाँ पर D हो गया। सिमिलरली इधर C0 है यहाँ पर C हो गया। तो फिर C और D तो आपका चेंज हो रहा है, लेकिन A और B की वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही। तो A और B की वैल्यूज़ हम लोग देख लेंगे क्या है, A और B यानी कि 0 है। POS फॉर्म के अंदर A और B लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद सिमिलरली इसके लिए हम लोगों ने चेक किया A की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही, ये पूरे ग्रुप के अंदर A की वैल्यू नहीं चेंज हो रही। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं C0 D0 है, यहाँ पर CD0 है। C0 तो चेंज हो गई है, C0 थी यहाँ पर C हो गई है, तो फिर D0 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो फिर हम लोग क्योंकि D0 है हमारा SOP के अंदर, तो सिंपल हमारा D होगा POS के अंदर। सिमिलरली इधर हमारे पास A होगा POS के अंदर, तो A और D लिख दिया हमने।
अब इसके लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास ए बी नॉट और ए नॉट बी, इसके अंदर ए की वैल्यू चेंज होगी, बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई। बी नॉट है तो फिर हम लोग पी ओ एस के अंदर बी लिखेंगे सिंपल। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सी डी नॉट, सी डी और सी डी नॉट है, तो इसके अंदर डी की वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन सी की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई। तो फिर आप सी भी ले लेंगे। सी जोन सा आपका इधर अगर एस ओ पी के अंदर सी है तो फिर पी ओ एस के अंदर क्या होगा, सी नॉट। तो फिर बी और सी नॉट, बी और सी नॉट, ये आपकी सिंप्लीफाइड पी ओ एस। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन है उसने कहा है कि 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का आपने डायग्राम बनानी है और जो उसका आउटपुट होगा ना जस्ट एक होगा। वैसे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर होता ये है कि आपका ना बिट्स को कंपेयर करना होता है आपने, या दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है, कह लें 1100, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। क्या ये इक्वल है? नहीं है। क्या ये वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है? हाँ है। तो 3 आउटपुट्स आते हैं मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के, एक होता है ग्रेटर के लिए, एक लेसर के लिए, एक आता है इक्वल के लिए, ठीक है। अब उसने इस केस के अंदर जो सा क्वेश्चन दिया है उसने कहा है इट हैज़ ओनली वन आउटपुट, e इज इक्वल टू 1 इफ़ दे आर इक्वल, इफ़ दे आर नॉट इक्वल सो दे जो e की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो फिर इसके लिए आपको ज़्यादा लंबे चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन सारों के लिए करें। आप जस्ट इक्वल टू के लिए ड्रा करेंगे, ठीक है। जस्ट इक्वल टू जो उनसे इक्वल वाली कंडीशन होती है उसके लिए ड्रा करेंगे। पहली तो चीज़ है या तो आप एग्जैक्ट इसको याद कर लें, क्योंकि उसने ड्रा दी सर्किट डायग्राम का है, उसने प्रॉपर सारे स्टेप्स फॉलो करके ड्रा करने को कहा नहीं है, तो इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप इसकी सिंपल सर्किट डायग्राम बना देंगे। होता ये किस तरीके से वर्क किस तरह का होता है, ए और A1 और B1 अगर सेम है और A0 एंड B0, हमें पता है जो एक्सक्लूसिव नॉर है वो किस तरह काम करता है। अगर दोनों सेम होंगे ना तो फिर इसने एक्टिव होना होता है, 1 होता है अगर दोनों सेम होंगे। तो यानी कि A1 B1 के सेम और A0 B0 के सेम, दोनों सेम है, उस केस के अंदर हमारा 1 आएगा इसके अंदर और इसके अंदर भी 1 आएगा। और दोनों का एंड लेंगे तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसकी ना जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो कह लें आपने जिस तरीके से इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना होता है या फिर इसको प्रॉपर इवेल्यूएट करना होता है, उसका ये तरीक़ाकार होता है कि आप इसके अंदर ना बना सकते हैं पूरा ट्रुथ टेबल, यानी कि A1 B1, या फिर कह लें A1 A0 B1 B0, उसके बाद आपका इनेबल E है जस्ट, ठीक है। तो सारे केसेस आप लिखेंगे 00 के साथ 00, 00 के साथ सारे केसेस आपने पहले लिखने हैं, 01 10 11 01 01 01 01 के साथ सारे केसेस आएंगे आपके, ठीक है। ये आप इसको इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते हैं कि आप अपना बाइनरी जोन से वैल्यूज़ हैं सारी लिख रहे हैं। तो इसका जब आप सारा लिखेंगे ना ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है पूरा इसको ट्रुथ टेबल बनाना, फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल से वैल्यूज़ को निकालना कि किस तरीके से हमारे पास ई की वैल्यूज़ सारी आई हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट ऑल, मेरे मुताबिक आप जस्ट इसको जहन में बिठा लें और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का अपने दिमाग में जो सा ट्रुथ टेबल है वैसे जहन नशीन कर लें। यानी कि अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है ऐसा क्वेश्चन तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करने के काबिल हों, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मेरे मुताबिक इनफ होगा कि आप इक्वेशन लिख दें, साथ आप उसकी डायग्राम बना दें, क्योंकि उन्होंने जस्ट कहा है ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ अ 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रुथ टेबल बना के स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन सारा दिखाएं। मैं फिर भी इधर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कि आपने सारी कॉम्बिनेशंस लिख लेनी है और उसके बाद आपने इवेल्यूएट कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप उधर करना पड़ जाए तो फिर मैंने किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे 0000 के इक्वल है, यस। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो।
क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो। ये सारों के लिए इसी तरीके से चेक करता जाऊंगा मैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ इक्वल है मैं बस पॉइंट आउट कर लेता हूँ, बाकी सारों को मैं ज़ीरो कर दूंगा, ठीक है। और लास्टली यहाँ पर 1 है, बाकी सारे हमारे ज़ीरोज़ हैं। तो ये भी हमारा एक 4 वेरिएबल के मैप ही बनने वाला है, ठीक है। 4 वेरिएबल्स ही है ना हमारे पास, A1 A0 B1 B0। तो इसका एक 4 वेरिएबल के मैप बना लेते हैं इधर और चेक कर लेते हैं। जहाँ पर सेम थे वहाँ पर हमारे पास, यानी कि 0 पे हमारे पास 1 आया था, उसके बाद ये क्या वैल्यू बनती है 5, उसके बाद ये क्या वैल्यू बनती है हमारी 10, उसके बाद ये क्या वैल्यू हमारी बनती है 15। इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास 1 है, बाकी सारी वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास 0 है। तो लेट्स ड्रा द 4 वेरिएबल के मैप। A1 A0 नॉट, A1 नॉट A0, A1 A0, A1 A0 नॉट। सिमिलरली इधर भी बन जाएगा हमारा। तो मैंने ये के मैप बना लिया है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि 0 के अंदर 1 आ रहा था, 5 पर, 15 पर और 10 पर। तो ये सिर्फ हमारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके अंदर 1 आ रहा है। तो इनकी हम लोग एवेल्यूएशन कर लेते हैं। एवेल्यूएशन के लिए बाकायदा हम लोग इसको एक्सप्रेशन ड्रा करेंगे और एक्सप्रेशन से हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हम लोग जो हमारा एक्सक्लूसिव नॉर के साथ जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया था वही चीज़ हम लोग निकाल कर शो कर देंगे कि ये एक्सक्लूसिव नॉर से ही होती है, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये सारी हम लोगों ने वैल्यूज़ लिख ली हैं जो जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ थी। इन दोनों के अंदर से मैंने A1 का नॉट एंड B1 का नॉट कॉमन लिया, तो क्या आया A0 नॉट B0 नॉट, और A1 नॉट और B1 नॉट इधर से कॉमन लिया तो A0 और B0। सिमिलरली इधर हमने A1 और B1 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा A0 B0, और A1 और B1 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा A0 नॉट B0 नॉट। दोनों अंदर वाली एक्सप्रेशन सेम है हमारी, तो फिर इसको हम लोग अलग से कॉमन लेके लिख सकते हैं A0 नॉट B0 नॉट और A0 B0। बाकी जो सी एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं A1 नॉट B1 नॉट और A1 B1। ये एक्सप्रेशन जो सी हमारी किसकी आई, एक्सक्लूसिव नॉर की, एक्सक्लूसिव नॉर की। तो हम लोग लिख लेते हैं A0 B0 और A1 एक्सक्लूसिव नॉर B1। वही वाली एक्सप्रेशन हमारी बन गई है। ये थोड़ा सा आपने स्टेप बाय स्टेप सारा काम कर लिया है। एक्सप्रेशन वही आई है जो सी मैंने स्टार्टिंग में कही थी। मेरे मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपके पास इतना टाइम हुआ कि आप ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं तो फिर आप इस प्रोसीजर की तरफ जाना, वरना आप डायग्राम बनाकर उसको दे देना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई ख़ास इतने मुश्किल हैं नहीं। उसने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, उसके अंदर उसने कहा है कि पहले नंबर पे तो आपने बनाकर दिखाना है ए पार्ट के अंदर फुल एडर आपने बनाकर दिखाना है, ठीक है। फुल एडर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 आप वेरिएबल्स ले लें A B C इन, ठीक है। इसको आपने न्यूमेरिकली लिख लें जिस तरह आप बाइनरी डिजिट्स लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने इनको ऐड करके सम वाले के अंदर लिख लेना है, और सी आउट के अंदर अगर कोई चीज़ कैरी आती है तो, यानी कि 2 के केस में या 3 के केस में आप सी आउट के अंदर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होता है 0, सी आउट के अंदर भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या होता है 1, सी आउट के अंदर क्या 0, 1 आया ना, कैरी तो कुछ भी नहीं आया। 0 प्लस 1 प्लस 0 1, कैरी कुछ भी नहीं आया। 0 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 जब किया ना तो 2 आया आंसर, तो कैरी के अंदर भी 1 आया, कैरी के अंदर 1 आया और यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। या फिर आप इस तरीके से बना लेना, ज़्यादा आपकी आसानी के लिए कह लें कि सम वाले को इधर लिखने के बजाय ना आप सी आउट के बाद लिख लें, यानी कि 0 1 1 0 1 0 0 1। अब ये क्यों इस तरीके से लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 प्लस 1 किया था 2 आया, तो 2 को हम बाइनरी में किस तरह लिखते हैं 1 0, राइट। तो इस तरीके से आपको आसानी होगी। 1 प्लस 0 प्लस 0 1,
0 1, ठीक है। उसके बाद 1 + 0 + 1 2, 2 को हम लोग बाइनरी में किस तरह लिखते हैं 1 0, ठीक है। उसके बाद 1 + 1 + 0 ये बना 2, 2 को हम बाइनरी में किस तरह लिखते हैं 1 0। उसके बाद 1 + 1 + 1 ये बना 3, 3 को बाइनरी में किस तरह लिखते हैं 1 1। तो इससे आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा कि कैरी आउट के अंदर मैंने इस तरीके से लिखना है। उस तरीके से भी आपका टेबल ठीक ही बनेगा, आपका जो ट्रूथ टेबल है वो ठीक बनेगा, आपका आंसर ठीक बनेगा, आपकी सर्किट डायग्राम ठीक बनेगी। लेकिन इस तरह थोड़ी सी आपको ईज़ हो जाएगी कि आप डायरेक्टली बस वो बाइनरी डिजिट्स लिख दीजिएगा जो जो आपके आते जाएंगे, सी आउट को पहले और एस को बाद में लिख के, यानी कि सम को बाद में। अब करना क्या है, हमने इनके भी ट्रूथ टेबल्स ही बनाने हैं। ट्रूथ टेबल्स ऑलरेडी आपने ट्रूथ टेबल से आपने के मैप्स बनाने हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 वेरिएबल के मैप्स बनाए हैं, तो फिर मेरे मुताबिक यहाँ पर आपको के मैप्स बनाने में कोई ख़ास मुश्किल आएगी नहीं। पहले मैं सम के लिए के मैप बना रहा हूँ। सम के अंदर कहाँ कहाँ पर हमारे पास ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है। 1 के ऊपर 1 आ रहा है, 2 के ऊपर 1 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 4 के ऊपर भी 1 आ रहा है, और हमारे पास 7 के ऊपर 1 आ रहा है। तो फिर हम लोग जो अपना कॉर्न ऑफ मैप है उसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ पर हमारा 1 आ रहा था सम वाले के अंदर वो हम लोगों ने लिख दिया है। 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 4 के ऊपर और 7 के ऊपर हम लोगों ने 1 लिख लिया। अब इसकी एक्सप्रेशन आप लिख लें। एक्सप्रेशन लिखकर हम लोगों ने क्या किया जी, इसमें इन दोनों इस वाले में से सीन कॉमन ले लिया और इस वाले में से पीछे क्या रहा A0 B0 और AB। उसके बाद इन दोनों के अंदर से मैंने C(0) कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा A0 B और AB0, ठीक है। अब ये जो सी एक्सप्रेशन है इसको हम लोग या तो लिख सकते हैं A एक्सक्लूसिव नॉर B। जो A एक्सक्लूसिव नॉर B होता है ना वो इक्वल होता है A एक्सक्लूसिव और B के नॉट के। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A एक्सक्लूसिव B का नॉट, और यहाँ पर A एक्सक्लूसिव और B, यहाँ पर A0 B और B0 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको नॉट क्यों लिखा था उसका आपको पर्पस समझ आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो सी A0 B और AB0 की कंडीशन होती है ना वो मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ A एक्सक्लूसिव और B की। अब मेरे पास C(in) सादा आ गया और दूसरा जो भी वेरिएबल है उसका नॉट आ गया। सिमिलरली C(in) का नॉट आ गया और दूसरा जो भी वेरिएबल है वो सिंपल आ गया। इनको हम लोग, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A एक्सक्लूसिव और B एक वेरिएबल, एक्सक्लूसिव और दूसरा वेरिएबल, जिस तरह हम इसको लिख लेते हैं ना A एक्सक्लूसिव और B, एक वेरिएबल A और दूसरा वेरिएबल B, उन दोनों के दरमियान एक्सक्लूसिव और। सिमिलरली एक वेरिएबल हमारे पास A एक्सक्लूसिव और B है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास सीन है, उनको हम लोगों ने लिख लिया इस तरीके से बीच में एक्सक्लूसिव और लिख के। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन होती है, ठीक है। अब एक ये वाली जो सी चीज़ है ना इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस तरीके से भी अपना फुल एडर की डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा सिंप्लीफाई करके बेटर होता है, आपका सिंप्लीफाई करके ही आप डायग्राम बनाएं, ठीक है। ये इधर नहीं लिखना, ठीक है, बीच में स्टेप नहीं है ये, इस वजह से मैं इधर से काट रहा हूँ। ये भी स्टेप नहीं है, ये सिर्फ स्टेप्स 3 है। उसके बाद नेक्स्ट जोन से सिमिलरली हम लोगों ने सी आउट के लिए भी एक कार्न ऑफ मैप बना लिया है, 3 वेरिएबल कार्न ऑफ मैप। सी आउट में किधर किधर 1 आ रहा है हमारे पास, 3 के ऊपर आ रहा है, उसके बाद 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 3 यहाँ पर होता है, 5 हमारे पास यहाँ पर होता है, 6 और 7 यहाँ पर होता है, ठीक है। इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो सी अगर तो देखी जाए एक एक्सप्रेशन ये निकलती है अगर हम लोग डायरेक्ट कार्न ऑफ मैप से सिंप्लीफिकेशन करें। अगर हम लोग वैल्यूज़ लिख लें, यानी कि ये वाले की अलग 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 अलग, इसको भी एक्सपेंड आप करेंगे ना तो फिर यही चीज़ बनेगी। मैंने एक्सपेंडिड फॉर्म के अंदर इसको लिख लिया है। एक्सपेंडिड फॉर्म का मुझे फ़ायदा ये हुआ है, मैंने इधर से सीन कॉमन लिया, A0 B और AB0 आ गया। उसके बाद यहाँ से मैंने AB कॉमन लिया तो C(in)0 और C(in) आ गया, ठीक है। जिस तरह के ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं कि अगर C(in)0 और C(in) आ जाए, यानी कि एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, एक 0 होगा तो दूसरा 1 होगा, देयरफॉर ये इसका आंसर 1 ही आने वाला है।
इवेंचुअली। और इसका हम लोग एक्सप्रेशन भी देख चुके हैं, ए नॉट बी और ए बी नॉट का क्या होता है, किस चीज़ की एक्सप्रेशन होती है, ए एक्सक्लूसिव और बी की। साथ हमारे पास सीन आ गया और यहाँ पर ए बी आ गया। अब इसका सिंपल सी बात है, हम लोगों ने एक बना के दे देना है उसे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के अंदर क्या हो रही है, दो एक्सप्रेशन हमने एवेल्यूएट की थी, एस की ये वैल्यूएशन एक्सप्रेशन आई थी और सी की एक्सप्रेशन ये आई थी, जो कि ए एक्सक्लूसिव और बी के साथ सी इन और ए बी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए और बी आ रहा है हमारे पास, ए एक्सक्लूसिव और बी किया पहले, उसके बाद सी इन के साथ भी उसका एक्सक्लूसिव और निकाल लिया, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन, जो कि हमारी एस की इक्वेशन थी ये वाली। ठीक है, ये हम लोगों ने बना ली। उसके बाद जो हमारा सी की इक्वेशन है वो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए एक्सक्लूसिव और बी तो हमने निकाला हुआ है, उसको यूज़ कर लो इधर से, और ए बी की भी ज़रूरत है हमें, तो ए एंड बी ले लो एक। तीसरी चीज़ हमें सी इन की ज़रूरत है, वो हम लोग डायरेक्टली इधर से यूज़ कर सकते हैं। सी इन को हम लोगों ने एंड किसके साथ करना है, ए एक्सक्लूसिव और बी के साथ, वो हम लोगों ने पहले कर लिया। उसके बाद जो ए बी है उसके साथ हमने क्या करना है, और यानी कि और गेट लगाया इस एक्सप्रेशन ये वाला जो सा इनपुट आ रहा है, और ए एंड बी वाला दूसरा इनपुट आएगा हमारा इधर, तो हमारे पास ये सी की एक्सप्रेशन, सी आउट की एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, इसकी जो दूसरी मैं कह रहा था कि दूसरा तरीक़ेकार भी होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, लेकिन वो मेरे मुताबिक वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मिनिमम जो उनसे होते हैं ना एक्सप्रेशंस में, मिनिमम हम लोग लिटरल मिनिमम गेट्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब ये जो सी एक्सप्रेशन है ये हम लोगों ने बिना सिंप्लीफाई किए एक्सप्रेशन जो के मैप से आई डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। उसकी ये डायग्राम है सम के लिए, और ये डायग्राम आएगी आपकी कैरी के लिए, डायरेक्टली अगर आप कर देते हैं। सही है, अगर डायरेक्टली इस वाली एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करें तो ये 3 4 5 गेट्स से हो जाएगी, यानी कि ए सी के लिए अलग गेट बनाना पड़ेगा, ए बी के लिए अलग, यानी एक यहाँ लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 गेट्स लगेंगे इसके अंदर भी। लेकिन वो वाली जो सी हमारी डायग्राम थी वो हमारी बिल्कुल ही सिंपल सी, थोड़े से गेट्स के अंदर सारी की सारी बन के आ गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं फुल एडर को। इसके बाद नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन बी पार्ट के अंदर उसने पूछा वो है हाफ एडर्स को, दो हाफ एडर्स को यूज़ करते हुए, उनकी ब्लॉक डायग्राम्स को यूज़ करते हुए आपने एक फुल एडर इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। सही है, अच्छा, तो इससे नेक्स्ट जो सा हमारे पास हाफ एडर से हम लोगों ने, हाफ एडर की ब्लॉक डायग्राम से हम लोगों ने फुल एडर इम्प्लीमेंट करना है, वो निहायत ही आसान है। जो हाफ एडर के दो आउटपुट्स होते हैं ना, एक सम आता है आउटपुट, एक आता है कैरी। ठीक है, दो आउटपुट्स आते हैं हाफ एडर के। तो जो सम की एक्सप्रेशन होती है ना, ये आप अगर तो हाफ एडर्स आपने किए हुए हैं, आपके लिए ये चीज़ याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी, आपको आइडिया होगा। हाफ एडर का जो सा आउटपुट होता है वो ए एक्सक्लूसिव और बी होता है, और जो कैरी का आउटपुट होता है वो हाफ एडर के अंदर वो होता है ए एंड बी। ठीक है, जो भी पहली आपने एक्सप्रेशन दी है उसका दूसरे के साथ एंड करके निकाल देता है वो कैरी के अंदर, और एक्सक्लूसिव और करके बी निकाल देता है सम वाली एक्सप्रेशन के अंदर। सिमिलरली दूसरा हाफ एडर भी मैंने आगे जोड़ दिया है। अब दूसरे हाफ एडर के अंदर पहली जो सी मैंने आउटपुट दी ना, वो ए एक्सक्लूसिव और बी दे दी। मुझे पता है कि इसने जो भी मैं दूसरी वैल्यू इसको देने वाला हूँ ना, दूसरा जो भी इनपुट देने वाला हूँ उसके साथ पहले वाले का मैंने ये करके दे देगा एक्सक्लूसिव और। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सी इन दे देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन किसकी एक्सप्रेशन होती है, सम की, फॉर फुल एडर। तो फिर मैंने सी इन दूसरा इनपुट जब दिया ना, तो इसने क्या किया, पहले एक्सप्रेशन का दूसरी इनपुट के साथ एक्सक्लूसिव और करके जनरेट कर दिया ये वाला। ये हमारा जो फुल एडर का सम वाला पोर्शन है वो हमारा क्लियर हो गया, हमें मिल गया वो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए होती है, वो है मुझे पता है कि ए एंड बी मुझे चाहिए होगा। मेरी जो कैरी की एक्सप्रेशन थी वो कुछ इस तरीके की निकली थी लास्ट टाइम, ए एक्सक्लूसिव और बी का साथ सी इनके साथ एंड, और
ए बी, ठीक है। अब मेरे पास ए एक्सक्लूसिव और बी आ गया है, हाँ आ गया है। सीन मेरे पास मौजूद है, हाँ मौजूद है। ए भी मेरे पास मौजूद है, हाँ मौजूद है। अब इन दोनों का एंड किस तरीके से लेना है, मुझे पता है जो कैरी वाली एक्सप्रेशन है ना, वो क्या करती है, पहले पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के साथ एंड कर देती है। पहला पैरामीटर ए एक्सक्लूसिव और बी था, दूसरा पैरामीटर क्या था, सी इन। तो इसने कैरी वाली के एक्सप्रेशन के अंदर क्या दिया है, ए एक्सक्लूसिव और बी एंड सी इन, ठीक है। वही चीज़ आ गई हमारे पास। ए भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं इस वाली एक्सप्रेशन का इस एक्सप्रेशन के साथ और कर दूं, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन इधर आई और ये वाली एक्सप्रेशन भी इधर और गेट के अंदर आई, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन पूरी बन गई कैरी आउट की, हाँ बन गई। तो यही तो मुझे चाहिए था। इस तरीके से हम लोग हाफ एडर की मदद से दो हाफ एडर्स को यूज़ करते हुए और एक और गेट को यूज़ करते हुए एक फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नहायत ही आसान है। उसके बाद नेक्स्ट जोन्स है, ये भी बहुत आसान चीज़ है। उसने कहा है कि 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर बनाना है हम लोगों ने, जिसको एक हमारा एम बिट है जो सी वो हमारी कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ भी इतना टफ है नहीं। अगर M0 होगी तो एज एन एडर वर्क करेगा, अगर M1 होगी तो एज अ सब्ट्रैक्टर वर्क करेगा। इसको आप एज इट इज़ भी याद कर लें, आपके लिए इनफ होगा। ये भी चीज़ उसके बाद हाफ एडर वाली भी, क्योंकि ये जो सी चीज़ें हैं ना, इनको वो बदल कर नहीं दे सकता। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ही वो देता है उठाकर। जो आपके होते हैं ना फ्लिप फ्लॉप्स या फिर जो डिकोडर या मल्टीप्लेक्सर की मदद से आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं या रजिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर वो अल्ट्रेशन कर सकते हैं। इनको ये एक फिक्स्ड चीज़ें हैं, इनको आप एज इट इज़ बस समझ लें और याद भी कर लेना, तो फिर भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा। क्योंकि आना इसी तरीके से होता है क्वेश्चन। बाकियों के अंदर कॉन्सेप्ट्स चेंज वो कर सकता है, जिनको आप जिनके लिए आपको अलग अलग वैल्यूज़ या फिर अलग तरीके से वो क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके दे देगा और आपको उसमें अलग इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। अब इसमें होता क्या है, ये हम लोगों ने एक 4 बिट एडर इस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चीज़, ये जो एक्सक्लूसिव और गेट्स है ना, ये नहीं हम लोग 4 बिट एडर के अंदर लगा रहे होते। जस्ट बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब B3 A3 B2 A2 B1 A1, इन सारों को हम लोग ऐड करते जाएंगे। जो कैरी जनरेट होता जा रहा है वो आगे जाता जा रहा है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 0 1 1 को हम लोगों ने 0 1 0 के साथ ऐड करना है, 0 0 0 1 0 के साथ ऐड करना है। अब सिंपल सी बात है, हम लोग इसको ऐड करके देख लेते हैं पहले तो, कि आंसर इसका आना क्या चाहिए, 0 यहाँ आना चाहिए, 1 इस ये आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो क्या हमारा एडर इसी तरीके से वर्क करेगा। एम के अंदर हम लोगों ने, क्योंकि एडिशन करनी है, एम के अंदर हम लोगों ने 0 रखा, कैरी इन 0 आया। यहाँ पर हमारे पास A0 की वैल्यू क्या है, 1 1 और 0 और 1, ठीक है। और B0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 0 1 0 0। अब हम लोग देख लेते हैं, एक्सक्लूसिव और है तो यहाँ पर तो 1 तो आ गया एज इट इज़, B0 था हमारे पास और M के अंदर क्या था, 0 0। एक्सक्लूसिव और 0 क्या होता है, 0 ही आया आंसर। तो 0 प्लस 1 का क्या आंसर आना चाहिए, S1 के अंदर 1। कैरी बिट जनरेट हुई, नहीं हुई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 1, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास और दूसरा क्या है, 1 1 और 0 क्या होता है, 1। तो फिर 1 प्लस 1 क्या आता है, 2 2 को हम लोग सम में क्या है हमारे पास, 0 और कैरी के अंदर 1 आ गई। यहाँ पर अब 1 भी आएगा हमारे पास, 0 यहाँ पर आया, 0 और 0 0 एक्सक्लूसिव और 0 0, यहाँ दोनों 0 हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, 1 0 प्लस 1 1, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1। उसके बाद 1 B3 के अंदर क्या है, 0 0 एक्सक्लूसिव और M की वैल्यू क्या है, 0 0 आया इधर और यहाँ पर 1 आया। कैरी के अंदर हमारे पास क्या था, 0, कुछ भी नहीं, कैरी तो पीछे से कुछ भी नहीं आया था। तो 0 प्लस 1 क्या आया हमारे पास, 1 जनरेट हुआ। तो क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है, 1 1 0 1, यहाँ पर भी 1 आ गया ना। तो 1 1 0 1, क्या हमारा एडर सही वर्क कर रहा है, हाँ वर्क कर रहा है। सिमिलरली अब अगर इधर 1 आ जाएगा ना, जो एक्सक्लूसिव आर की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर तो हमारे पास बी के अंदर 0 है ना,
तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा ज़ीरो के साथ। अगर 1 लिया हम लोगों ने तो वो क्या कर देगा, उसको 1 कर देगा। अगर बी के अंदर 1 आया और इसके अंदर भी 1 है तो फिर क्या कर देगा, वो कन्वर्ट करके 1 एक्सक्लूसिव और 1 क्या आता है, 0। तो ये एक्चुअली हमारी शिफ्टिंग हो रही है। जिस तरह हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर शिफ्टिंग की थी ना, यानी कि अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, वही काम हमारा एक्सक्लूसिव और गेट कर रहा है। और टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम लोग एंड पे एक 1 भी ऐड कर देते हैं, वो हमारा सीन के साथ मैंने इसको जोड़ दिया है। यानी कि अगर इसके अंदर 1 है तो सीन के अंदर 1 आ रहा है, कैरी तो हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया। अब मैं अगर इस चीज़ को देखूं तो फिर ये क्या बनेगा, मैंने इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, 1 0 1 1 है ए के अंदर, बी की वैल्यू जो सी है उसको मैं शिफ्ट करता पहले टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 1 0 1, फिर ऐड कर देता 1 तो वो बन जाता 1 1 1 0, राइट। इन दोनों को ऐड करता 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 एंड 1, ये हमारा डिस्कार्ड हो जाता, ठीक है। सिमिलरली यही काम अब हमारा ये वाला जोन सा एडर सब्ट्रैक्टर जोन्स है ना, वो भी करेगा। इनको शिफ्ट करता जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग, 0 एक्सक्लूसिव और 1 1 आ जाता है, 1 1 और 1 को ऐड किया हम लोगों ने +1, एक सीन का भी 1 है, ठीक है। तो ये बना 3, यहाँ पर हमारे पास 1 आया, कैरी के अंदर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए के अंदर 1 आ रहा है, बी के अंदर 1 था और इधर क्या था 1 1 एक्सक्लूसिव और 1 0 0 +1 +1 क्या होता है 2 2 का मतलब है यहाँ 0 आया और कैरी के अंदर 1 चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 0 है, 0 एक्सक्लूसिव और 1 क्या बना 1 1 + 0 + 1 क्या बनता है 2, यहाँ पर हमारे पास आया 0 और कैरी के अंदर हमारे पास चला गया 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1, बी के अंदर था 0 0 एक्सक्लूसिव और 1 क्या बना 1 1 + 1 + 1 क्या बनता है 3 3 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1 इधर और कैरी के अंदर 1, जो ये वाला कैरी है इसको डिस्कार्ड कर दिया, आंसर आया 1 0 0 1। तो हमारा ये एडर सब्ट्रैक्टर बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप इस तरीके से बस इसको ड्रा करके आ जाएंगे, उधर आप बता देंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें अगर, वैसे मेरे मुताबिक ज़रूरत नहीं है, ये आपका 3 पार्ट्स के ऊपर मुबनी था क्वेश्चन, तो फिर इतना इनफ होगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर पहले उसने डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशंस पूछी हैं, उधर आप जस्ट उन्हें डिफ़ाइन कर देना थोड़ा सा 3 3 4 4 लाइनों के अंदर मैक्सिमम भी, इससे ज़्यादा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन दिखानी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3x8 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर्स। अब इसके अंदर होता ये है, जो 2x4 डिकोडर है इनके अंदर आप देख रहे होंगे 3 3 इनपुट्स मैंने दिए हुए हैं, ये तीसरा इनपुट नहीं है, ये इनेबल लाइन है। इनेबल लाइन क्या करती है, अगर इनेबल ऑन होगा ना तो फिर ये वाला चल रहा होगा, अगर इनेबल इसका ऑफ हो जाएगा तो ये वाला डिकोडर काम करना बंद कर देगा। तो मैंने किया क्या है काम, 2 तो इनपुट्स आने ही थे, 2x4 डिकोडर है, 2 इनपुट्स 4 आउटपुट्स आने चाहिए 2x4 डिकोडर के अंदर, ठीक है। एक एक इनेबल लाइन है इन दोनों के अंदर। अब इनेबल के अंदर इधर मैंने लगा दिया डॉट, या फिर कह लें ये सर्कल, हॉलो सर्कल इस तरीके का लगा दिया मैंने। अब ये काम क्या करेगा, जब A2 के अंदर हमारे पास 0 होगा ना, यानी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके अंदर 0 होगा, तो फिर ये वाला वर्क कर रहा होगा डिकोडर। और जब A2 के अंदर 1 आ जाएगा तो ये वाला डिकोडर वर्क कर रहा होगा। अब इसमें होगा क्या, कोई भी बिट्स की कॉम्बिनेशन हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 0, यानी कि हमारे पास अगर 0 0 0 आता है ना तो A2 क्या है हमारा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो ये वाली बिट एक्टिव होगी, यानी कि 0 को रिप्रेजेंट, 1 को, 2 को, 3 को। और यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही होगी, इनेबल लाइन मेरी एक्टिव हो रही है जब 1 हो रहा है। यहाँ पर नॉट की वजह से इनेबल लाइन कब एक्टिव होती थी, जिस टाइम 0 था, यानी कि कह लें A0 कर रहे हैं हम लोग, A2 के अंदर जब 0 होगा तभी यहाँ पर 1 आने वाला है हमारे पास इनेबल लाइन के अंदर। देयरफॉर ये कब एक्टिव होगा, जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन होगी, यानी कि 1 0 0 से ये शुरू होने वाला है, 4 से शुरू होगा,
अप अंटिल 7, इन सब के अंदर आप देख लें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ऑन होती है। तो ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है 2x4 डिकोडर की। इसका आप साथ ट्रूथ टेबल अगर बनाना चाहें बना लें, वैसे मेरे मुताबिक नेसेसरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 और चीज़ें भी दी हुई हैं, डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखानी है। तो मेरे मुताबिक इनफ होगा जस्ट उनको कंस्ट्रक्शन दिखा दें अगर आप, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट उसने जो पूछा हुआ है, एक एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म के अंदर दिया, उसने कहा है इसको डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करें। अब डिकोडर हम लोगों को पता चल गया, ए बी सी 3 लाइंस दी हुई हैं, यानी कि ए बी सी 3 हमारे पास इनपुट्स हैं। तो 3x क्या कहते हैं इसको, 3/8 का डिकोडर मैंने यूज़ किया। 3 इनपुट 8 आउटपुट, 8 कॉम्बिनेशन बन सकती हैं ना 3 बिट्स से, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसने सेलेक्ट क्या क्या किया हुआ है, 1 उसको एक्सटेंड कर लें, 2 को एक्सटेंड कर लें, 4 को एक्सटेंड कर लें, 6 को एक्सटेंड कर लें और एक और गेट के अंदर फीड कर दें। ये आपका एफ ऑफ ए बी सी यूजिंग डिकोडर आपका इम्प्लीमेंट हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आ भी जाता है, तो इसको आप आराम सुकून से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर वाला है, उसने कहा 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, उसके अंदर आपने सिलेक्शन लाइन बी सी ले ली हैं, बी और सी आपकी क्या है, सिलेक्शन लाइंस है। यहाँ पर आप एक छोटा सा टेबल बना लें, ये कुछ आपको लग रहा होगा कि के मैप की तरह का है, लेकिन ये के मैप की तरह नहीं है। बस आपने इसके अंदर लिखना होता है, मेन जो इसका लॉजिक है वो ये है कि आपने 0 1 2 3 यानी कि ए नॉट पे क्या क्या ऑफ है, कौन कौन से वैल्यू आती है, यानी अगर ए ऑफ हो तो कौन कौन सी वैल्यू आती है। अभी ए बी सी का अगर ट्रूथ टेबल बनाए ना हम लोग, तो कुछ इस तरीके का बनेगा, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये 2 तरीके होते हैं अलग अलग मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करने का। इस तरीके से आप बेशक कर लें, बेशक ये जो सा मैंने तरीका इस्तेमाल किया इस तरीके से कर लें। अब इसके अंदर आप 0 जहाँ पर ए ऑफ है उसको अलग सेपरेट कर लें और ए ऑन है उसको सेपरेट कर लें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी सी के लिए हम लोग देख लेते हैं ना। अगर तो बी सी ऑफ है, दोनों 0 0 पे हैं, तो ए की क्या कंडीशन है, ऑफ है। और क्या हम लोग इस कंडीशन के अंदर, यानी कि 0 वाली कंडीशन के अंदर हमारा गिवन एक्सप्रेशन के अंदर 0 वाली कंडीशन है, नहीं, इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर या फिर मैं डायरेक्ट पहले लिख ही लेता हूँ, 0 पे नहीं ऑफ है, 1 पे दिया हुआ है, 2 पर दिया हुआ है, 4 पर दिया हुआ है एंड 5 पर नहीं दिया हुआ, 6 पर दिया हुआ है और 7 पर दिया हुआ है। अब इधर आपको इन सारों को कंपेयर करना पड़ेगा, ये चारों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना पड़ेगा। इधर बी सी की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ ऑन है, कहाँ कहाँ ऑफ हैं या किस तरीके से हैं। ये वाली इम्प्लीमेंटेशन मेरे मुताबिक ज़्यादा इजी है। ए नॉट के लिए आप सारे चेक कर लें, ए नॉट के लिए कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 1 2 3, और ए के लिए कौन सी वैल्यू आ रही है, 4 5 6 7, राइट। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, जो जो आपके गिवन एक्सप्रेशन के अंदर सेलेक्टेड है उनको सर्कल कर लें। 1 2 4 एंड 6 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ जो यहाँ पर सर्कल की है वो वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ए के अंदर आ रही है या ए नॉट के अंदर आ रही है या दोनों के अंदर आ रही है। ए के अंदर आ रही है तो मैंने लिख दिया ए के अंदर आ रही है। ये वाली वैल्यू कहाँ आ रही है, ए नॉट के अंदर आ रही है। यहाँ पर जो 2 वैल्यूज सर्कल्ड हैं वो दोनों के अंदर आ रही हैं। जब दोनों के अंदर आ रही है यानी ए पर भी ऑन है वो ए नॉट पर भी ऑन है, तो इनपुट क्या होगा, 1, यानी कि दोनों कंडीशंस में ऑन है। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन में भी ऑन नहीं है तो फिर दोनों कंडीशन में ऑफ है, यानी कि 0 है। तो फिर मैं सिंपल क्या करूँगा जी, बी सी को मैंने सिलेक्शन लाइन्स लिया, I0 इनपुट 0 इनपुट 1 लाइन इनपुट 2 लाइन इनपुट 3 लाइन। यहाँ पर ये जिस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं, इनपुट 1 इनपुट 0 1 2 3। इनपुट 0 के अंदर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, सिंपल मैंने ए को कनेक्ट कर दिया। इनपुट 1 के अंदर क्या आना चाहिए, ए नॉट, ये मैंने इन्वर्टर लगा दिया, इधर ए नॉट आ गया। उसके बाद इनपुट 2 के अंदर क्या आना चाहिए, 1 लगा दिया। उसके बाद इनपुट 3 के अंदर क्या आना चाहिए, 0, तो 0 इम्प्लीमेंट कर दिया। ये हमारे पास एफ ऑफ ए बी सी यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। बिल्कुल आसान है ये भी, मेरे मुताबिक इधर तक तो कोई ख़ास इतनी टफ़ चीज़ें थी नहीं। इससे नेक्स्ट आ जाता है काउंटर।
काउंटर्स एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है। इस पे स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि काउंटर्स किस तरीके से हम बनाएं। तो मेरे ख्याल से अगर आप काउंटर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये सारों से मज़ेदार कॉन्सेप्ट भी इसी का होता है। बड़ा आसानी से हम लोग काउंटर एक डिज़ाइन कर सकते हैं। इन्होंने कहा है 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर बनाओ। 3 बिट काउंटर के अंदर 3 टी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे या जो भी फ्लिप फ्लॉप उसने कहा होगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उसने टी फ्लिप फ्लॉप कहा है तो मैंने टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं। अगर जे के फ्लिप फ्लॉप कहता तो मैं जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करता। जे के फ्लिप फ्लॉप कितने यूज़ करता, वो भी मैं 3 ही यूज़ करता। एक जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक बिट को ही स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो हमें जितनी बिट्स कही जाएंगी ना उतने ही हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर बनाने का उसने कहा है। सिंक्रोनस काउंटर का मतलब होता है उसको जो क्लॉक मिल रहा होगा ना वो एक ही क्लॉक मिल रहा होगा। जो एसिंक्रोनस होता है उसके अंदर हमारी जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है ना उसको हम लोग एज आ क्लॉक सिग्नल यूज़ कर रहे होते हैं। ये वाले सिंक्रोनस काफ़ी आसान होते हैं इस मामले में। जब हम लोग अप या डाउन काउंटर्स बना रहे होते हैं उसके अंदर जो एसिंक्रोनस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस निकालने के लिए हम लोग ज़्यादातर सिंक्रोनस काउंटर्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। गिवन भी हमारे क्वेश्चन के अंदर यही है कि हमने सिंक्रोनस काउंटर को यूज़ करते हुए टी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए ये वाली काउंटिंग सीक्वेंस को जनरेट करके दिखाना है। अब इस काउंटिंग सीक्वेंस के अंदर हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट क्या है, 6 है। और वैसे भी हमें उसने स्टेट भी कर दिया कि 3 बिट काउंटर बनाओ। 3 बिट्स के साथ ही हम 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कर ही नहीं सकते। 3 बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होता है 7। तो 7 उसने लेकिन इस सीक्वेंस के अंदर यूज़ नहीं किया हुआ, 6 तक ही यूज़ किया हुआ है। अब होता क्या है, कुछ कॉलेजेस के अंदर कुछ जगहों पर आपको ये जो सी होती है ना क्या कहते हैं इसे, जो डोंट केयर कंडीशन वाले होते हैं या फिर जो वैल्यूज़ यूज़ नहीं की होती उनको लिखवाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं बस इसको लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट कर दो। लेकिन मेरा मानना है ये जो उनसे डोंट केयर कंडीशंस हैं इनको भी लिखना चाहिए। इसकी एक प्रॉपर पूरी डिटेल है कि ये क्यों लिखने चाहिए, किस तरीके से लिखने चाहिए, लेकिन उसके अंदर हम अभी नहीं जाएंगे। फिलवक्त हम जस्ट फ्लिप फ्लॉप एक काउंटर डिज़ाइन करेंगे और उसको बाकायदा एक डायग्राम उसकी बनाकर, सर्किट डायग्राम बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। पहले नंबर पे हम लोग करंट स्टेट्स लिखेंगे। करंट स्टेट 0 से लेके 7 तक, क्योंकि हमारा 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर है तो 0 से 7 तक ही जा सकता है। सारे नंबर्स लिख लिए मैंने। नेक्स्ट स्टेट अब मैंने किस तरीके से लिखनी है, यहाँ पर मैं सीक्वेंस देखूंगा। 0 से हमारा किधर जा रहा है, 2 पर। 0 से आगे मैंने लिख दिया 2। 2 का बाइनरी कोड ये होता है। उसके बाद 2 से आगे कहाँ जा रहा है, 4 पर। 2 से आगे कहाँ जा रहा है, 4 पर। 4 से आगे कहाँ जा रहा है, 6 पर। यहाँ पर मैंने 4 से आगे लिख दिया 6। 1106 को रिप्रेजेंट करता है। 6 से आगे जा रहा है 1 पर। 6 से आगे जा रहा है 1 पर। यहाँ पर वापस आ गए हम लोग। 1 से आगे जा रहा है 5 पर। ये यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। 5 से उसने कहा है रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब है यहाँ आ रहे हैं हम लोग वापस 0 पर। 5 से हम लोग किधर जा रहे हैं, 0 पर। अब जो बाकी दो है ना हमारे पास, 3 और 7, इनको मैंने डोंट केयर कंडीशन यानी कि एक्स लगा दिया इनकी जगह। अब टी फ्लिप फ्लॉप का एक सिंपलेस्ट तरीका टी फ्लिप फ्लॉप बनाने का, या एक ट्रिक कह लें, सिंपल सी ये है कि जिस टाइम हम टी के लिए कॉलम्स बना रहे होंगे ना, आपने जस्ट देखना है। अब TA TB TC मैंने लिखे हैं क्योंकि मैंने वेरिएबल नेम ABC लिखे थे। आप अगर कुछ और वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग लिख लें इसे भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, अब ए वाली जो सी वैल्यूज़ है ना, आप उनको कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। अगर आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, कह लें एक्स और वाली कंडीशन है इसके अंदर, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं तो 1 आएगा, अगर सेम वैल्यूज़ आ रही हैं तो फिर 0 आएगा। तो मैंने वही ट्रिक सिंपल यूज़ करनी है। 0 एंड 0 तो सेम है तो 0, 0 एंड 1 डिफरेंट है तो 1, 0 एंड 1 डिफरेंट है तो 1, 0 एंड एक्स। जब डोंट केयर कंडीशन जहाँ पर भी आ रही है वहाँ एक्स एक्स आप डायरेक्ट भी लगा देंगे, उसको आपको इशू नहीं है उनको बार बार चेक करने का। 1 एंड 1 दोनों सेम है तो 0, 1 एंड 0
1 दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि 1 एंड 0 डिफरेंट है तो 1। सिमिलरली बी के लिए इसी तरीके से मैं बी वाली दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके इस कॉलम को फिल कर लूँगा। सी के लिए सी वाली दोनों कॉलम्स को कंपेयर करके मैं इस वाले टी सी वाले कॉलम को फिल कर लूँगा। ये बिल्कुल ईजीएस्ट तरीक़ेकार है। आप टी फ्लिप फ्लॉप से इस तरीके से अपना सिंक्रोनस काउंटर ईजीली बना सकते हैं। अब हम लोग ऑलरेडी जहाँ तक स्टडी करके आए हैं, पीछे से हम चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है जब हमें ये कॉलम्स रिजल्टिंग आउटपुट कॉलम्स मिल जाते हैं, हम लोग उसका क्या करते हैं, के मैप बनाते हैं। के मैप बनाया हम लोगों ने टी ए के लिए, टी बी और टी सी के लिए, तीनों के लिए के मैप्स बनाए 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर मैंने के मैप पहला टी ए का बनाया। इसमें कहाँ कहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पर भी 1 है मैंने उधर 1 पुट कर लेना है। 1 पे 1 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर वो पुट कर दिया। 2 पे 1 आ रहा था, 1 पुट कर दिया। 3 पर x आ रहा था, x पुट कर दिया। उसके बाद 5 पर 1 आ रहा था, 1 पुट कर दिया। 6 पर 1 आ रहा था, 1 पुट कर दिया। और 7 पर x आ रहा था, x पुट कर दिया। अब मैंने जिस तरह ऑलरेडी स्टेट किया था जिस टाइम हम लोग वो डोंट केयर POS वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि जो x वाली डोंट केयर कंडीशंस होती हैं उसको हम 1 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, 0 के साथ भी, डिपेंड्स हम लोग कौन सी फॉर्म के अंदर अपना सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं एक्सप्रेशन। इधर मैं SOP के अंदर कर रहा हूँ तो 1 के साथ मैंने उसके कपल बनाए और उनको स्टेट कर दिया। यहाँ पर इस सारे के अंदर मेरे पास a की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन c की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इस सारे के अंदर मेरे पास a की वैल्यू चेंज हो रही है और b की वैल्यू जो सी है वो चेंज नहीं हो रही, c की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो मैंने लिख दिया b और c। इसी तरीके से जिस तरह ये वाला मैंने टेबल बनाया ना, इसी तरीके से आपने बाकी दोनों टेबल्स भी बना लेने हैं। इसकी C0 एक्सप्रेशन आ जाएगी, कंपेयर आप कर लीजिएगा ना अपना बनाकर। ठीक है, उसके बाद इस वाले की आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी AC और AB। A को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो B और C आ जाता है। अब इसके बाद आ जाता है सेल्फ करेक्शन चेकिंग। सेल्फ करेक्शन आपकी जो रिकमेंडेड बुक है उसके अंदर भी सेल्फ करेक्शन का जिक्र किया गया है, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि सेल्फ करेक्शन को चेक कर लीजिएगा। अगर आप वो XX यानी डोंट केयर कंडीशंस नहीं ना लगाते तो ये होता है आप लोग सेल्फ करेक्शन भी चेक नहीं कर रहे होते। ये ज़्यादातर कॉलेजेस में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, सेल्फ करेक्शन चेक नहीं करवा रहे होते। लेकिन मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ करेक्शन के लिए भी चेक कीजिएगा। इसके जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया कि इसकी एक रीज़न भी है कि ये सेल्फ करेक्शन हम क्यों चेक कर रहे हैं। तो लेकिन वो क्योंकि हम लोग एक्चुअली ये खुद डिज़ाइन तो कर नहीं रहे होते हैं इन रियल लाइफ, तो फिर इस वजह से कुछ लोग स्किप कर जाते हैं सेल्फ करेक्शन को। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, जो स्टेट्स अनयूज्ड थी उनको लिख लेना है। 3 और 7 आपका अनयूज्ड था। अब टी की वैल्यूज़ पहले निकालनी है। पहले ये वाली वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी आपकी इसमें, क्योंकि नेक्स्ट तो आपकी गिवन है ही नहीं। आप पहले टी की वैल्यूज़ निकालेंगे। टी की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, टी ए की आपकी एक्सप्रेशन आई थी क्या, बी और सी। टी बी की वैल्यू आई थी C0 एक्सप्रेशन जो के मैप से आपने वैल्यूएट की थी, और टी सी की एक्सप्रेशन आई है A, B और C। बी और सी चेक किया हमने, बी या सी में से कोई भी एक्टिव हो, और साथ एंड ए के किया हमने। 1 आया, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। ठीक है, टी बी क्या आता है, C0। सी जहाँ पर अगर हमारे पास 0 होगा तो फिर टी बी एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी 0 नहीं है तो दोनों जगह पर इनएक्टिव हुआ। उसके बाद टी ए जोन्स है वो बी और सी, बी या तो एक्टिव हो या सी एक्टिव हो, दोनों एक्टिव हमारे पास इन दोनों केसेस के अंदर हैं, तो फिर 1 1 लिख दिया। अब जो ए एन नेक्स्ट स्टेट्स हैं, नेक्स्ट स्टेट हमने कैसे निकालनी है, वो भी जिस तरह एक्सक्लूसिव और का मैंने ऑलरेडी बताया ना, जो टी ए के लिए हम लोग Qn+1 की एक्सप्रेशन निकालते हैं ना, वो भी टी एक्सक्लूसिव और ए ही होती है, या फिर कह लें Qn होती है जो हमारी प्रीवियस स्टेट हो। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या आया, हम लोगों ने चेक करना है एक्सक्लूसिव और, यानी कि जहाँ पर डिफरेंट होंगे ना वहाँ पर हमने 1 लिख देना है। डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, यहाँ पर सेम है तो Cn के यहाँ पर भी डिफरेंट है सॉरी, तो Cn के अंदर 1 आया। यहाँ पर दोनों सेम है तो फिर Cn के अंदर 0 आया। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने लिखा हुआ है यस इट इज़ सेल्फ करेक्टिंग। सेल्फ करेक्टिंग का मतलब है अब ये एक्सप्रेशन आई
2, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पर आ जाता हूँ, 3 से मैं जाऊँगा 7 पर, 7 भी हमारी अनयूज्ड स्टेट थी, 7 से मैं वापस चला जाऊँगा 2 पर। अब 2 से ऑनवर्ड जोन सी है 2, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन सीक्वेंस के अंदर है, 2 से हम लोग 4 पर, 6 पर, 1 पर, 5 पर एंड रिपीट, तो हम लोग वापस अपनी सीक्वेंस के अंदर आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से ये सेल्फ करेक्टिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग बस इसके बाद अपना काम कर लेंगे, जो डायग्राम बनाने वाला है वो डायग्राम किस तरह बनानी है। 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिया मैंने, ठीक है। कह लें ये जो सा मैंने ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, MS भी है और ये LS भी है, लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। TA जो T फ्लिप फ्लॉप होता है उसका एक ही इनपुट होता है और 2 आउटपुट्स होते हैं, एक A एक उसका नॉट यानी कि A0। सिमिलरली TB B एंड B0, TC C एंड C0। यहाँ पर जो ये क्लॉक दिया है ना, सिंक्रोनस क्लॉक है, ये सारा एक ही क्लॉक आ रहा है उसको ही दिया है, सारे एक साथ ही वर्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो एक्सप्रेशंस इवेल्युएट की थी ना, उनको पुट कर लेना है। पहली क्या, TA के अंदर क्या होनी चाहिए, B और C। B हम लोगों ने निकाली लाइन एक ये, और एक C की वैल्यू लाइन आपने निकाली इस तरीके से, दोनों का लिया और, ठीक है, और लेके हमने TA के अंदर इनपुट कर दिया, ये बन गई हमारे पास। उसके बाद TB के अंदर क्या आना चाहिए, C0। यहाँ पर हमारे पास C0 गिवन है, तो यहाँ से हम C0 लेकर आए, ये यहाँ पर ड्राइव करके हम लेकर आए और TB के अंदर हमने इनपुट दे दिया। उसके बाद TC के अंदर आना चाहिए, A के साथ हम लोगों ने एंड लेना है B और C का। B और C यहाँ हमने एवेल्यूएट किया था, ये B और C की लाइन आ रही है, B और C, और यहाँ से मैंने ले लिया A के साथ जब मैंने एंड किया तो क्या बना, A B और C, राइट। तो ये जो सा A एंड B और C आता है ना, उसको मैंने TC के अंदर एज इनपुट ले लिया, तो ये मेरा एक काउंटर डिज़ाइन हो गया। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये मेरे मुताबिक सारे पेपर के अंदर जो था ना आपका काउंटर, ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी है, बाकी वैसे है ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही, बाकी तो काफ़ी इजी पेपर था ये। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।